सुबह बखैर। सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। आपका मेज़बान इशफा गौहर हस्बे वादा आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम आपने देखना शुरू कर दिया जी सलाम जेके, और आज सलाम जेके की नशरियात में कुछ अहम तरीन बातें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। मुलाजमीन के लिए एक और हुक्मनामा आया है, क्या कुछ है वो उस पर गुफ्तगू करेंगे। कौमी शरह का हाल अहवाल आपको बताएंगे। लद्दाख की सरहदों पर किस तरीके की गहमा गहमी आज दिन भर रहेगी उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और भी बहुत कुछ होगा जो आपके सामने हम शेयर करेंगे, और स्पेशली आज माहिराना बात भी होगी ओमिक्रॉन और कोविड के बीच हमें किस तरीके से एहतियाती तदाबीर को अपनाना है, क्या कुछ करना है ताकि लॉकडाउन भी ना लगे, माशियत भी अपनी पटरी पर रहे और हम इस कोविड का शिकार भी ना हो। इसलिए इस प्रोग्राम को आप देखते रहेंगे। 10 बजे तक आपको और हमारा साथ रहेगा। 9:40 पर हस्बे वादा हमारी फोन लाइन्स खुलेंगी, बात करेंगे आप और हम, ताकि आपकी आवाज़ को हुकूमती इदारों तक पहुंचाएं। यानी बराह रास्त आप घर बैठे अपने मसले को हुकूमत तक पहुंचा सकते हैं। 9:40 के आसपास वक्त होगा जब तीसरे पड़ाव पर हम आएंगे प्रोग्राम के। तो फिलहाल प्रोग्राम के पहले मरहले में जरा आज के दिन यानी 12 जनवरी की तारीख क्या कुछ सबक पढ़ा चुकी है हमें, उस सबक को याद करते हैं। और याद कराने के लिए मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खुश आमदीद, सुबह खैर। प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं और 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। शुरुआत आज भी करेंगे तय फॉर्मेट के मुताबिक, और उसके बाद एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुल्क के बाकी रियासतों और यूटीज के अंदर ताजा तरीन सूरत हाल और कुछ बैन अवी खबरें भी आपके सामने रखेंगे। न सिर्फ शहर या गांव के अंदर बल्कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल तक भी ताजा तरीन तफसीलात क्या कुछ मिल रही हैं, आज दिन भर क्या गहमा गहमी रहने वाली है, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात हिस्ट्री ऑफ द डे में आज के दिन की। नया साल है और 2 हफ्ते मुकम्मल हो रहे हैं, जहां पर 12 तारीख है आज जनवरी की। साल 2002 में आज ही के दिन 1971 से पहले आने वाले बंगालियों को पाकिस्तानी शहरियत देने का फैसला 12 जनवरी साल 2002 को किया गया था। साल 2001 में आज ही के दिन 1994 का भारत पाकिस्तान के दरमियान पानी का मुआहिदा मनसूख हो गया था। 2001 में हुआ, इससे पहला मुआहिदा 1994 का था, लेकिन 2001 आते आते उसे मनसूख कर दिया गया। 1999 में आज ही के दिन इस्लामाबाद पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने के करीब 5 बम धमाके हुए। यह के बाद दीगर ये धमाके हुए थे, कोई ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन सिफारती अमले को यहां से उसके बाद निकाल लिया गया। साल 2018 में आज ही के दिन इसरो ने भारत के अंदर स्पेस या टेक्नोलॉजी में काम करने वाला ये बड़ा इदारा, जिसने 100वां सैटेलाइट लॉन्च किया। 31 सैटेलाइट एक साथ भेजे गए थे आज ही के दिन 12 तारीख को। साल 2008 ही में आज ही के दिन कोलकाता में आग लगने से 2500 दुकानें जल गई, नुकसान अरबों का हुआ और इसमें इंसानी जानें भी काफी गई। साल 2006 में भारत और चीन ने हाइड्रोकार्बन पर एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए। 2006 में 12 तारीख को आज ही के दिन, और इसे भी 15 साल आज हो चुके हैं और आज एक और मीटिंग होगी। 1866 में आज ही के दिन लंदन में रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी कायम की गई, और इस सोसाइटी के बाद आपको याद होगा कि इसका काम हुकूमत के तमाम बड़े इदारों के साथ इश्तराक से आगे चलना होता है। 1866 में लंदन के अंदर ये एरोनॉटिकल सोसाइटी बनाई गई। और साल था 1948। आज ही के दिन हसन रूहानी, ईरान के सियासतदान, मौजूदा सदर भी हैं, आज उनकी यौम पैदाइश भी है। 1948 12 जनवरी को, यानी आज के दिन वो पैदा हुए। चलिए, 12 जनवरी की जब बात हो रही है तो आज के दिन मुल्की एतबार से भी काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज ही नेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के हवाले से आज के दिन को याद किया जा रहा है, जहां सभी मुल्क भर के अंदर कई लीडरों की तरफ से स्वामी विवेकानंद की खिदमात और उनके काम को याद किया गया है। वहीं पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से भी कल रात देर गई ट्वीट करते हुए आज नेशनल यूथ डे के मौके पर स्वामी विवेकानंद को खिराज अकीदत पेश किया है। बढ़ते हैं जी आगे, जरा शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज मौसम के मिजाज के बीच श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह का क्या हाल है, क्योंकि हाँ ना के बीच कल पूरा दिन इसी तरीके से चला और कल रात ही तस्वीरें सामने आई थी कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह रामबन का जो इलाका है, मिहार के आसपास का इलाका जो है, वहाँ पर एक बार फिर पस्सियाँ गिराई थी। और उसके बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद जो दरमांदा गाड़ियाँ थी उन्हें निकालने की कोशिश की गई थी। तो फिलहाल शाहराह को
ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दिया गया है। सुबह बंद की खबर आ रही थी, इस वक्त खबर यह है कि दोबारा से इसको खोल दिया गया है और जो छोटी बड़ी गाड़ियां हैं, जो दरमानदा गाड़ियां हैं, उन्हें आगे पीछे निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। क्योंकि पिछले 2 दिन के दौरान अगर आप देखेंगे तो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के मुख्तलिफ पड़ावों पर लगातार पस्सियां गिरा रही हैं, छोटी बड़ी पस्सियां गिरा रही हैं, जिसकी वजह से कौमी शाहराह पर स्पेशली रामबन टू बानिहाल और काजीगुंड के इस सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आम राहगीर जो इस शाहराह पर हर दिन सफ़र कर रहा है वो तो काफ़ी मुश्किलों में फंसा ही है। लेकिन उसके बाद जो श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर इस शाहराह के ज़रिए से सफ़र कर रहे हैं, उन्हें भी जो 1 घंटे का सफ़र था उसे 5 घंटे लग रहे हैं और जो 5 घंटे का सफ़र था उसका अल्लाह ही हाफिज़ है। इस तरीके का ट्रैफिक मैनेजमेंट और ट्रैफिक निज़ाम बदतर सूरत हाल का इख्तियार कर चुका है। इधर ट्रैफिक अमले का मानना है कि जनाब उनकी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इस तरीके का माहौल ना बने, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से ओवरटेकिंग हो रही है, लेन ड्राइविंग नहीं हो रही है, उसकी वजह से ये हो रहा है। और जहाँ जहाँ पर ये पस्सियाँ गिर आ रही है वो हाइपर सेंसिटिव जोन्स है, वहाँ पर हमारी हद्दल इम्कान कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके से कोई गाड़ी ना रुके और इसलिए अवलीन तरजीह ये रहती है कि वहाँ पर अमला जो है वो मुतहरिक रहे। तस्वीरें आपके सामने हैं रात देर गए से अभी तक की और सीधे हम रामबन भी चलेंगे जहाँ से नदीम इकबाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। क्योंकि दर्जे हरारत में गिरावट है, एक दूसरी परेशानी ये भी है, मतला बर आलूद नहीं रहता है बल्कि खुला रहता है, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में गिरावट है। और जो लोग कौमी शाहराह पर सफ़र कर रहे हैं और रात को उन्हें 3, 4, 5, 6 घंटे भी रुकना पड़ता है इस नेशनल हाईवे पर, तो उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब होती है ठंड की वजह से। क्योंकि इस पूरे रास्ते पर जिन्होंने इस रास्ते पर सफ़र किया हो अक्सर इलाके ऐसे हैं जहां पर किसी तरीके का कोई शेल्टर नहीं है, जहां पर किसी तरीके का खाने पीने का कोई अरेंजमेंट नहीं है। क्योंकि पहाड़ों का सीना चीर कर इस रास्ते को उस वक्त निकाला गया था जो आज भी चल रहा है। और यही वजह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये पहाड़ जो है वो टूटना शुरू हो गए और मुख्तलिफ मकामात पर अब पस्सियां गिरा रही है। नदीम इकबाल के पास चलेंगे जी, जहां पर ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ इस वक्त सूरत हाल। नदीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आप हाईवे पर मौजूद हैं, सबसे पहले अपनी लोकेशन बताइएगा कि किस मकाम पर आप हैं और ये जो खबरें आ रही है कि जनाब बंद है, खुला है, चल रहा है, क्या कुछ बुनियादी तौर पर इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं, क्योंकि आप मौजूद हैं श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर, जो मुझे इस वक्त लग रहा है विजुअल से। जी बिल्कुल, देखिए गौहर साहब, इस वक्त मैं श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर ही हूं, जहां मैं आपको बता दूं क्योंकि लगभग कल सुबह से हम देख रहे हैं कि मिहाड़ के मकाम पर शूटिंग स्टोन का सिलसिला हमें देखने को मिल रहा है। कल के ट्रैफिक प्लान के मुताबिक गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की तरफ चलने की इजाजत थी। अगरचे मिहाड़ के मकाम पर पत्थर गिरने का सिलसिला जारी रहा, लेकिन दूसरी तरफ एक मुतबादिल रास्ता जो है वाया मैत्रा एलएम इसको निकाला गया। हालांकि रात देर गए तक ये सिलसिला चलता रहा, वो ट्रैफिक क्लियर नहीं हो पाया था। लेकिन उसके फौरन बाद हमने देखा कि कुछ टाइम के लिए शूटिंग स्टोन का सिलसिला रुका और दोबारा से क्लियरेंस का काम चल ही रहा था कि दोबारा से वहां पे शूटिंग स्टोन का सिलसिला शुरू हो गया, जो रात भर चलता रहा और अभी तक चल रहा है। लेकिन इस बीच हमने देखा कि ट्रैफिक प्लान दूसरा सामने आ गया कि जनाब आप जम्मू से श्रीनगर की तरफ कल की डेट में गाड़ियां चलाएंगे, यानी आज के जो ट्रैफिक प्लान है श्रीनगर से श्रीनगर की तरफ गाड़ियां चलेंगी। लेकिन इस बीच हाईवे बंद है, शूटिंग स्टोन हो रहा है। और आज जो मैंने मंजर देखा है हाईवे पर, मिहाड़ से लेकर ढलवास का एरिया है हमारे पास, लगभग 12 से 13 किलोमीटर लंबी कतारें गाड़ियां हमने देखी है, जिसमें एक तरफ एचएमवीज की लाइन है और दूसरी तरफ एलएमवीज की लाइन है। सेफ जोन अनसेफ जोन का कोई फर्क नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है पिछले दिनों ये चीजें हमें भूलनी नहीं चाहिए कि पस्सियों की जद में कहीं गाड़ी आई है, 10-10 दिन बाद डेड बॉडीज निकाली है। पिछले दिनों ही एक गाड़ी को पत्थर लगने से एक शख्स की मौत वाकया हुई, एक जो है जिस्मानी तौर माजूर होकर रह गया। लेकिन हम इन तमाम चीजों को भुलाकर ट्रैफिक प्लान मुरतब कर देते हैं, तरतीब दे देते हैं, जनाब जाइए आप गाड़ियां चला लीजिए। लेकिन इस वक्त एक तरफ तो रोड हमारे पास बंद है, हालांकि ऑफिशियल इसे बंद नहीं किया गया है, लेकिन जो हम देख रहे हैं क्योंकि शूटिंग स्टोन में कोई गाड़ी नहीं चलाएगा, कोई क्लियरेंस वाला वहां पे काम नहीं करेगा, शूटिंग स्टोन का सिलसिला चल रहा है। लेकिन ट्रैफिक प्लान पर हम हैरान ये होते हैं कि ऑफिसर्स
जो ट्रैफिक प्लान को तरतीब देते हैं, क्या वो फील्ड के ऑफिसर से, फील्ड के ऑफिशियल से, फील्ड के मुलाजमीन से इस चीज को जरा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हालात कौमी शहर के इस वक्त ऐसे है कि हम ट्रैफिक प्लान मरतब करें, हम ट्रैफिक प्लान जारी करें। कि जनाब चूंकि शूटिंग स्टोन्स हो रही हैं और इस वक्त भी कई मकामात पर इस तरीके की पस्सियां गिराई हैं जिसकी वजह से शहरा पर सफर जो है वो उसको रोक दिया गया है, तो आपका मानना है कि जो सेफ जोन है वहां तो ठीक है, 2 लाइनों में आप गाड़ियों को खड़ा कर सकते, जो अनसेफ जोन है जहां पर खतरा है कि यहां से भी शूटिंग स्टोन आ सकती है, वहां पर भी गाड़ियां खड़ी हैं इस वक्त? जी देखिए गौहर साहब, मैं 2 चीजें क्लियर करना चाहूंगा। एक तो ये कि ट्रैफिक प्लान जो जारी किया जाता है उस पर आप अमल तभी करेंगे जब आपके पास रोड मोटरेबल होगी, लेकिन अभी रोड बंद है, आपने जम्मू से पूरी गाड़ियां छोड़ दी है। जब हाईवे पर इतनी गाड़ियां दरमांदा हो जाती है, और ये चीज तो छुपी नहीं है कि हाईवे पर कभी भी किसी भी मकाम पर पस्सियां गिर सकती हैं। चंदरकोट के पास डुगी पुली का वो मकाम जहां पिछले दिनों एक गाड़ी को पत्थर लगा था, अभी लगभग वहां 10 गाड़ियां फंसी हुई है। उसके साथ में अगर हम देखें, क्योंकि चंदरकोट से थोड़ा आप इस तरफ में आएंगे तो एक और करोल ब्रिज के पास में एक स्पॉट है जहां पे शूटिंग स्टोन का सिलसिला चलता है। तो ये चीज, एक तो आपके पास रोड बंद है और दूसरा लोग जो घरों से बाहर निकल जाते हैं इस चीज को लेकर कि जनाब आज तो गाड़ियां चल रही है, हाईवे पर जब पहुंचते वो दरमांदा हो जाते हैं, ना तो उनको खाने पीने की चीजें अवेलेबल हो पाती हैं, अगर वो रात को हाईवे पर ठहरना चाहे, रुकना चाहे, होटल्स उनके पास मिलते नहीं। तो इन 2 चीजों का ख्याल रखना चाहिए जब ट्रैफिक प्लान मरतब किया जाता है, जब ट्रैफिक प्लान जारी किया जाता है, क्या रोड मोटरेबल है या नहीं है। और ट्रैफिक अथॉरिटीज को चाहिए कि वो जो एम्प्लॉइज हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो हाईवे पर होते हैं, उनसे भी कम से कम फीडबैक ले कि जनाब हम इस चीज को जारी करें या ना करें, और उन लोगों का भी सोचे जो हाईवे पर दरमांदा हो जाते हैं। इस वक्त रोड मोटरेबल है नहीं, जाम लगा हुआ है, जाम का शिकार है जिसमें मरीज भी है, पेशेंट्स भी हैं, और खासकर हमने देखा कि एम्बुलेंसेज भी फंस जाती हैं। तो इन चीजों को आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप गाड़ियां चलाना, मुझे नहीं लगता कि शायद ये अवार्ड लेने के लिए आप कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लोगों की मुश्किलात को आप ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर यह है कि कई मकामात पर पस्सियां गिराई हैं जिसकी वजह से फिलहाल शहरा पर गाड़ियों की रफ्तार जो है वह थम गई है, और जब रफ्तार थमती है तो सीधी सी बात है एक बड़ा ट्रैफिक जैम देखने को मिलता है, और अब उसको क्लियर करने के लिए वक्त लगेगा। और यही वजह है कि जो सफर 8 से 9 घंटे में होता है वो 15 से 16 घंटे लगते हैं जम्मू श्रीनगर। ये तो जम्मू श्रीनगर का हाल है, लेकिन जो इंटर डिस्ट्रिक्ट भी बेचारे चलते हैं, रामबन के इलाके के जो मकामी लोग हैं उनके लिए भी ये पूरा शहरा जो है वो दर्दसर बना हुआ है, और जिन्हें डोडा जाना है, जिन्हें जम्मू आना है, तो वो भी पूरी तरह से सफर इस पर नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल जब भी आप सफर करें तो हमारी यही दरख्वास्त रहेगी कि ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के डिपार्टमेंट के साथ पूरा राब्ते में रहे और अपडेट में रहे कि क्या हम निकलें घर से या नहीं निकलें, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बच्चे और अहले खाना को लेकर गाड़ी में चलते हैं और बाद में पता लगता है कि जनाब फंस गए, और फिर ठंड का भी मौसम है, तो इससे एहतियात करें, बहुत ज्यादा जरूरत इस चीज की है। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा सरहद की भी करते हैं, क्योंकि खबर आज ये बड़ी अहम है। चीन और भारत के बीच एक बार फिर आज मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। मशरकी लद्दाख पर सबकी नजरें टिकी हैं और तकरीबन अब से 50 मिनट के बाद यानी 9:30 भारतीय वक्त के मुताबिक चोशुल के मकाम पर चीन के उस तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सीनियर जो मिलिट्री कमांडर्स हैं भारत और चीन के, वो मुलाकात करेंगे और ये 14वें दौर की फौजी सतह की मीटिंग होगी। आखिरी मीटिंग अक्टूबर के महीने में पिछले साल हुई थी, लेकिन कोई खास नतीजा इसका निकल नहीं पाया था। इस बार फौजी सतह की जो 14वीं मीटिंग है उसमें भारत और चीन जब दोबारा होंगे तो भारत की तरफ से फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के जो नए जिम्मेदार हैं लेफ्टिनेंट जनरल सेन गुप्ता, पहली मर्तबा ऐसा होगा कि इस ताअत्तुल को खत्म करने के बीच वो भारतीय वफ्द की नुमाइंदगी करेंगे और लेफ्टिनेंट जनरल PK मेमन से उन्होंने चार्ज हाल ही में संभाला था। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की तरफ से पिछले हफ्ते उनको जिम्मेदारी इस नई रेजिमेंट के अंदर दी गई थी। लेकिन इस बीच जो आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कशीदगी वाले इलाके हैं उनमें ताअत्तुल खत्म किया जाए। तकरीबन 21 महीने का वक्त गुजर चुका है जब दोनों के दरमियान कोई खास बात नहीं हो पाई है। पिछले साल 10 फरवरी को आपको याद होगा कि दोनों ने इनकलाब का अमल शुरू किया था, लेकिन उसके बाद दोबारा एक दूसरे पर इल्जामात, बयानबाजी का सिलसिला तेज हुआ और चीजें वहीं की वहीं रह गई। बीच में सरमा के दौरान काम डिस्टर्ब हुआ और ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ पाई। इस बीच आज जो है खबर यह है कि दिपसेंग प्लेन्स का एरिया जो है इसमें चीन की काफी ज्यादा मुदाखलत है। पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11 और 11A, पेट्रोलिंग पॉइंट 12 और 13, ये वो मकामात हैं जहां पर चीनी अफवाज की तरफ से मुदाखलत की गई और भारत ने पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी थी। और जो जराये से जानकारी मिल रही है कि भारत इन पॉइंट्स के हवाले से आज अपनी तरफ से बात रखने जा रहा है और इस पर
कम से कम जो लिमिट्स अपनी अपनी हैं पेट्रोलिंग की उनके अंदर रहा जाए, हुदूद को पार ना किया जाए, उस पर भारत की तरफ से फोकस रहेगा। दूसरी बात ये कि देमचोक के अंदर जहां पर जो खुद को चीन का के शहरी बताते हैं, खुद कुछ लोग इनको नाम निहाद शहरी चाइना के कहते हैं, ये लोग बताया जाता है कि मुसलसल इतलात आई, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी आई कि उन्हें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस पार जिसे भारत अपना हिस्सा मानता रहा है उस एरिया में टेंट अपने लगा दिए, और जब वापस जाने को इनको कहा गया तो वो वापस नहीं हुए। उन लोगों को पीछे कैसे हटाया जाए, ये चाइनीज हैं या नहीं, ये सारी चीजें चीनी अफवाज के सामने आज भारत की तरफ से रखी जाएंगी। और तीसरी बड़ी बात जो है, गलवान वादी के बाद आपको याद होगा कि कुछ ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे जहां पर बातचीत के बावजूद भी तातुल खत्म नहीं हो पाया था, और साल के आखिरी लम्हात में ये खबर आई कि चीन की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी लगभग 60,000 के करीब फौजी दोनों तरफ से, यानी चीनी भी और भारतीय फौजी भी 60,000 के करीब दोनों ने अपनी अपनी जगह तैनात कर दिए, जिससे कशीदगी मजीद बढ़ सकती थी। उसके बाद एक और खबर आती है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर तामीरात का काम है। उसके बाद पेंगोंग सो झील की गुज़श्ता दिनों तामीरात के हवाले से आपके सामने खबर रखी। तो ये 5 अलग अलग और अलग अहम पॉइंट्स हैं, अहम नुकात हैं जो आज भारत की तरफ से रखी जाएंगे। और लेफ्टिनेंट जनरल जो भारत की तरफ से हैं सेन गुप्ता, पहली बार वो भारतीय वक्त की नुमाइंदगी करेंगे। और ठीक लगभग 40 से 45 मिनट का वक्त रह गया है जो ऑफिशियली शेड्यूल दिया गया है भारत सरकार के भारतीय अफवाज की तरफ से। उसके मुताबिक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 9:30 बजे चोशुल के मकाम पर जो मीटिंग पॉइंट है चीन के हिस्से में LAC पर, वहां मीटिंग शुरू हो जाएगी ऑफिशियली। चलिए जी, बढ़ते हैं जी आगे। जरा बात अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया के फैसले की करते हैं, और फैसला रियासती इंतजामिया लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिया गया है, और मुलाजमीन के लिए एक और ताज़ा फरमान जारी कर दिया गया है। अगरचे कानून बहुत पुराना था, लेकिन तरमीम के साथ इस कानून को लाया गया है, और अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया का जो बड़ा फैसला सामने आया, जो बड़ा हुक्मनामा सामने आया, उसके मुताबिक मनकुला और गैर मनकुला जायदादों की फहरिस्तें अब जमा करनी होगी। ये तो पहले भी आप करते थे, ऑनलाइन पोर्टल के जरिए से ही इन्हें जमा करना होगा, एक नई बात है। लेकिन इस पूरे मामले के भी जो ये जमा नहीं कर पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ताज़ीबी कार्रवाई होगी। लेकिन इसमें अब सरकार ने कुछ अमेंडमेंट्स की हैं, और ये अमेंडमेंट्स जो हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, चाहे मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी है, जो पब्लिक सर्विस डिक्लेरेशन एसेट्स ऑर्डर प्रोविजन रूल 1998 है, उसमें तरमीम की गई है। और कई तरमीमों की शिक के हिसाब से अब आपने 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में अपना सालाना गोशवारा ऑनलाइन पोर्टल पर डालना होगा, सरकार के सामने रखना होगा। और सरकार को अगर कुछ एतराज़ होगा उसमें तो आपको चिट्ठी लिखेंगी, और अगर आपने जवाब नहीं दिया और तसली वक्त जवाब नहीं दिया तो आपका मामला एंटी करप्शन ब्यूरो के पास चला जाएगा। एक तो ये है जी इसमें। और रूल 4 जो गवर्नमेंट का इसमें है, उसमें अब आपने अगर आपने मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना होगा तो उस सिलसिले में भी कब्ल अज़ वक्त मजाज अथॉरिटी से आपने पहले इजाज़त तलब करनी होगी। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट GAD की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे में कहा गया है कि सरकारी मुलाजमीन अपनी सालाना आमदनी के साथ साथ मनकूला जायदाद की तफसीलात जमा करें जिनकी मालियत मज़कूरा मुलाजिम की 2 माह की तनख्वाह से ज्यादा मालियत की है। यानी एक वो प्रॉपर्टी, आपने घर मकान खरीदा, ये अलग से है। दूसरी वो प्रॉपर्टी जिसे आप मूव करते हैं, लैपटॉप, फोन्स, दीगर ऐसी चीजें, सोना और दीगर चीजें, तो उसमें अगर आपकी तनख्वाह 2 माह की है, फर्ज कीजिए आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपया है और 2 महीने में आपकी 2 लाख हुई, और आपके एसेट्स 2 लाख से ज्यादा है जिन्हें आप लेकर चलते हैं अपने साथ, तो आपने सरकार को ये लिखना होगा कि ये चीज़ मेरे पास है, मेरी तनख्वाह ये है, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे पास ये चीज़ आई है। आई कहाँ से है, कैसे आई है, वो सेट फॉर्मेट के तहत आपने वो देना होगा, और ये तफसीलात आपने जो है वो जमा करवानी होगी, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अमेंडमेंट किया गया है कई कानूनों के अंदर। तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से सरकारी मुलाजमीन के असासों की तफसीलात जमा करवाने के लिए कवानीन में तरमीम की गई है और हुक्मनामा जारी किया गया है, और हुक्मनामे के मुताबिक मुलाजमीन के लिए अपनी 2 माह की तनख्वाह से ज़्यादा की जायदाद के बारे में तफसीलात जमा करना
लाजमी करार दिया गया है। आज तक ये नहीं था। और मुझे याद है मैं कई साबिक मुलाजमीन से बात कर रहा था, कहता गोशवारा जब आप भरते थे तो कैसे, कह रहे थे जनाब हम तो ऑलरेडी देते थे बहुत बार, लेकिन अक्सर मुलाजमीन इसमें कोताही करते थे। इस बार अब ये सबके लिए हुक्मनामा दे दिया गया है और ये कह दिया गया कि रूल 3 के सब सेक्शन 1 में क्या क्या कहा गया है, और फिर कैश बैलेंस, ज्वेलरी, हाउस होल्ड आइटम्स के बारे में एक अलहदा ABC के तहत उसमें वो नोटिफिकेशन दे दी गई है। फिर सब रूल 2 के तहत जो बातें सामने रखी गई है उसमें कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, वो रियायत उसमें रखी गई हैं। लेकिन रूल 4 में जो बात कही गई है कि ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए जो सरकारी मुलाजमीन होगी उसके लिए प्रॉपर अथॉरिटी से अपने पूरी परमिशन लेनी होगी, ये इसके अंदर जो है वो कहा गया। तो ये ताज़ा फरमान जो है वो रात देर के जारी हुआ है। इसके बाद मुलाजमीन के चेहरों पर कहीं पर खुशी भी है और कई मुलाजमीन जो है वो इससे नाखुश और नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं। और कई मुलाजमीन का मानना है कि जिस तरीके की सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है, दरअसल इसे और ज़्यादा सख्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें थोड़ी सी है लेकिन जागीरें बहुत ज़्यादा है, आई कहाँ से इसकी तफसील आज तक किसी के पास नहीं है और तफसील आना बहुत ज़्यादा जरूरी। यानी अकाउंटेबिलिटी की ओर एक कदम माना जा रहा है, लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी सिर्फ नीचे ना हो, ऊपर तक जाए, इसका हमें भी इंतजार रहेगा, क्योंकि 30 जनवरी लास्ट डेट है फाइल करने की। ऑनलाइन फॉर्म आप सबमिट करेंगे तो सबको पता लगेगा कि किसके पास कितनी मालियत की असासे हैं और कहां से वो लाए गए हैं। तो ये तो बात थी जनाब सरकार के फैसले की, क्योंकि अब आपने 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में अपने गोशवारे जमा करने होंगे और उसमें क्या क्या आया है वो हमने डिटेल में आपके सामने रख दिया। जी आसिफ। चलिए, इंतजामिया के फैसलों की बात हो रही है तो एक और अहम फैसला आपको बताएं जो आने वाले दिनों में काफ़ी संग मील जिसे इंतजामिया खुद के लिए करार दे रही है। और जब बजट जम्मू कश्मीर के लिए अनाउंस होगा तो उसके बाद फोकस किस चीज़ पर LG इंतजामिया का रहने वाला है। आपको याद होगा कि सरमायाकारी के हवाले से जम्मू कश्मीर के अंदर पहला जम्मू में समिट हुआ, श्रीनगर के अंदर मार्च के महीने में होगा। वो तैयारियां तो ज़रूर की जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में हाल के दिनों में जो कोशिशें हुई हैं कि बाहर से सरमायाकार जम्मू कश्मीर लाए जाएं, इसके लिए इस बार खबर यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के या इंतजामिया के बाकी अफसरान की जो कोशिशें रही हैं और मफाहमतनामों पर दस्तखत बाहर की कंपनियों के साथ हुए हैं, इस बार नए बजट में सरमायाकारी का जिक्र होगा। इसके फरोग के लिए ज्यादा फोकस सरकार की तरफ से रखा जाएगा। और इतना ही नहीं, पहले कुछ कंपनियों के साथ मफाहमतनामों पर दस्तखत हुए, लेकिन IT कंपनियां भी कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए इस बार तैयार हुई हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया मानती है। और इस नए साल में यानी 2022 में तकरीबन मिड अप्रैल तक ये तमाम कोशिशें जो हैं वो इंतजामिया के बकौल रंग लाएंगी। और वो तमाम लोग जो जम्मू कश्मीर आने के लिए जिनको यकीन दिलाया गया है, चाहे वो दुबई के अंदर हो, UAE के बाकी हिस्सों में हो या दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब सरमायाकारों से मुलाकात की तो उनकी यकीन दहानी के बाद उनका मानना है कि जो 60,000 करोड़ रुपए का सरकार की तरफ से एक अंदाजे के मुताबिक इतनी सरमायाकारी इस नए साल के दौरान होनी थी दिसंबर के एंड तक, उसके मुताबिक इंतजामिया फिलहाल उस टारगेट को टच करेगी। और इस बार बजट में भी खास तौर से जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी का जिक्र किया जाए। इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सरमायाकारी जब हम बात करते हैं तो दो तरह की सरमायाकारी होती है। एक सरमायाकारी जो मुल्क के अंदर होती है, यानी हमारे मुल्क के बड़े बड़े नामी गिरामी बिजनेस हाउसेज आते हैं, वो सरमायाकारी करते हैं, जिसमें हमने पिछले दिनों देखा मैदानता और कुछ डाबर और कुछ और लोग आए, उन्होंने MOU साइन किए और वो काम अल्लाह करे कि बहुत जल्दी शुरू हो। लेकिन उसके बाद होता है गैर मुल्की सरमायाकारी, यानी बाहर से जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पर एक सिल्वर लाइन जो अच्छी मुझे नजर आ रही है वो ये है कि कहा गया कि जनाब IT इंडस्ट्री के जो टॉप लाइन के हाउसेज हैं दुबई के अंदर, UAE के अंदर, वो जनाब अब बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे और अप्रैल के वस्त में उनके टॉप डेलीगेशंस जम्मू कश्मीर आएंगे, हालात का जायजा लेंगे, उन इलाकों की ओर जाएंगे जहां पर सरकार चाहती है कि उनके दफ्तर वहां पर बने और सरमायाकारी हो। एक तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट इसमें है कि बाहर के लोग अब आना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात, सरकार के जो एदाद शुमार है, दुबई विजिट से पहले, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दुबई जाने से पहले जो सरमायाकारी का खाका था वो ये था कि 45,000 करोड़ रुपया, जिसमें 25,000 करोड़ के आसपास दुबई से भी आना था, लल्लू ग्रुप्स और दीगर लोगों की तरफ से। लेकिन जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वहां गए, ये 25 से बढ़कर 47,500 करोड़ रुपए तक चला गया है। और माना जा रहा है कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट, जो सरकार की पॉलिसी है, जिस तरीके से प्रेजेंटेशंस की गई है, मीटिंग्स की, उससे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो गए हैं जम्मू कश्मीर की ओर। और उम्मीद लगाई जा रही है कि IT सेक्टर
एक बड़ा हब बनेगा जी जम्मू कश्मीर के अंदर, इसकी उम्मीद जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को है। और इसकी अक्कासी आपको रवा माली साल का जो माली साल का बजट बाबत इस साल 2022-23 अब फरवरी और मार्च के वस्त में आपको देखने को मिलेगा पार्लियामेंट के अंदर, जब मुल्की बजट सामने आएगा उसमें जम्मू कश्मीर का बजट भी होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पास असेंबली नहीं है, इसलिए बजट वहां से आना है, तो उसकी अक्कासी आपको वहां पर भी देखने को मिलेगी। और माना जा रहा है कि जो जराया हमें बता रहे हैं कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट कुछ और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने जा रहा है ताकि और ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर की ओर आए। सरकारी आदादुशुमार ये है, लेकिन इंडस्ट्री के जाविये से अब आप बात सुन लीजिएगा, बड़ी दिलचस्प बात यह है। सरकार के दावे अपनी जगह, इंडस्ट्रीज का मानना है कि जनाब ये तो अच्छी बात है कि सरमायाकारी हो, बड़े लोग आए सरमायाकारी करें, लेकिन उन सरमायाकारों का क्या जिन्होंने पहले ही अपना वक्त, अपना पैसा और अपना सरमाया यहां पर लगाया है, उनकी ओर सरकार की तवज्जो बिल्कुल भी नहीं आई। यानी जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उन्हें फाल, मुतहरिक और बेहतर कैसे बनाया जाए, अभी तक सरकार कोई जामिया मुनज़्ज़म पॉलिसी लेकर नहीं आई है, जिसकी वजह से तज़ब्ज़ुब बढ़ रहा है उन मकामी सरमायाकारों का, उन मकामी ताजरों का जो इस वक्त तिजारत के लिए मैदान के अंदर है, नामासाइद हालात के बावजूद भी। तो ये दोनों चीजें जी लाजमी मलजूम थी, दोनों बातें बताना कि सरकार क्या कुछ करने जा रही है, अप्रैल के वस्त में क्या कुछ होने जा रहा है, किस तरीके से सरमायाकारी की तैयारी में लगी है। लेकिन ये सब तब होगा जब कोरोना की तीसरी वेव जो जनवरी में तो शुरू हो गई है, फरवरी तक माना जा रहा है कि इसका इख्तिताम होगा, ये काबू में रहे, ज्यादा कोई तबाही ना मचे, तब जाकर आप अप्रैल में इसके समरात दे सकते हैं। अगर यहां से कोई गड़बड़ हुई, यानी ओमिक्रॉन या कोविड तेजी के साथ बढ़ा और मुल्क भर के अंदर या दुनिया भर के अंदर इसके असरात दिखे, तो शायद ये अप्रैल से हटकर फिर मई जून तक चला जाएगा। अल्लाह करे कि ऐसी नौबत ही ना आए, सरमायाकारी हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर को सरमायाकारी की बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त। तो ये तो बात थी जनाब दुबई की बजट की जो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब जब हम आपको बता रहे हैं कि जनाब सरकार क्या कुछ करने जा रही है, सरकार किस तरीके से काम कर रही है, तो सरकार का एक और फेलियर अब आपको बताते हैं। सरकार ने एक बड़ा ख्वाब दिखाया, कहा कि जनाब जो जामिया मंसूबे हमारे हैं, बड़े मंसूबे हैं, उनको पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा और उनके लिए लोन लिया गया और बाज़ाब्ता तौर पर लैंग्वेजिंग प्रोजेक्टों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए सरकार ने माजी में भी लोन लेने की बात कही और इस वक्त भी 2000 करोड़ रुपए लेने की बात जो है वो सामने रखी जा रही है। लेकिन लैंग्वेजिंग प्रोजेक्टों की जहां तक हम बात करें, कमोबेश 1000 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी शिद्दत थी कि इन्हें मुकम्मल होना चाहिए था, लेकिन शायद पैसे न होने की वजह से मुकम्मल नहीं हो पाए। इस बीच मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तरक्याती मंसूबे हैं, 1000 प्लस ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आज के वक्त में भी सरकार की तरफ से जिन पर काम भी चलाया जा रहा था और बाद में कहा गया कि इनको लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स की एक लिस्ट बनाई जाएगी या बनी हुई है, तो उसमें इन सभी को ऐड ऑन किया गया। लेकिन अब जब इन सारे, चाहे वो साल 2017-18 के हों या फिर 19-20 में और मौजूदा वक्त में चल रहे मंसूबे हों, एक तरफ ये कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती पैकेज के तहत 50 से ज्यादा मंसूबों को मुकम्मल किया गया और आगे जो इनबॉक्स हैं वो तकरीबन 25 के आसपास हैं, 30 के आसपास हैं जिनको मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन आज के वक्त में खुद जम्मू कश्मीर के बड़े इदारे मानते हैं कि फंड्स की अदम दस्तयाबी है और बैंकों की तरफ से भी इन जो जारी मंसूबे हैं, इन तरक्याती मंसूबों के लिए इस वक्त पैसा टाइम पर नहीं दिया गया, जिसका मतलब यह हुआ कि मंसूबों की जो तय डेडलाइन सरकार की तरफ से रखी गई थी उस पर यह काम मुकम्मल नहीं हो पाया। एक मिसाल आप देख लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन JKIDFC की तरफ से जो लोन्स लेने का भी सिलसिला था वो बैंकों की तरफ से मुसलसल टच में रहने के बाद लिया गया, या जब प्लान बनाए गए तो JKIDFC की तरफ से फंड्स जो हैं वो 2367 करोड़ रुपए जो मंसूबे हैं इनके लिए सबसे पहले सरकार की तरफ से 2021 तक जिन मंसूबों को मुकम्मल किया जाना था, इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है इसके के लिए अप्रूव हुआ। लेकिन तकरीबन 2367 ऐसे मंसूबे हैं जिनके लिए सरकार की तरफ से 7152.49 करोड़ रुपए खर्च करने थे, लेकिन ये सारा पैसा वक्त पर ना मिलने की वजह से दर्जनों ऐसे मंसूबे हैं, बल्कि 1000 के आसपास हमने बताया, इससे ज्यादा भी ये बनते हैं, जिनमें आज के वक्त में तकरीबन
तय डेडलाइन जिनकी लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन मंसूबे तशने तकमील अच्छा जी, इसमें बड़ी वजह यह है कि जो सरकार ने मंसूबा बनाया था कि जनाब हम फंड रेज करेंगे, और उन इदारों ने शायद हाथ पीछे खींचा है, और यही वजह है कि JKIDFC के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने अब खत किताबत का सिलसिला शुरू किया है उन इदारों के साथ कि जनाब आप बताएं क्या पैसा देना है, नहीं देना है, कैसे देना है, ताकि हम इन प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें। अब किन डिपार्टमेंट्स को, एक मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे, जो जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस के कई हसास प्रोजेक्ट पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर थे, उनमें पावर प्रोजेक्ट्स कुछ थे, जल शक्ति डिपार्टमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के वाटर सप्लाई स्कीमें, हारीतार वाटर सप्लाई स्कीम, निंगला घाट वाटर सप्लाई स्कीम, एक और थी वो इल्तिवा में पड़ी, फूड पार्क अमरपोरा तारजो स्कीम इस वक्त इल्तिवा में है, और इसी तरीके से कई चीज़ें आपको दिखेंगी जो इल्तिवा में पड़ी हैं, क्योंकि या तो उनमें काम थोड़ा सा शुरू हुआ फिर रुका, या इल्तिवा में ही है क्योंकि सरकार ने जो बड़ा खाका खींचा था कि मालियाती इदारे जो है वो उन्हें फंड करेंगे, पैसा मिलेगा और ये इदारे मुकम्मल, ये काम मुकम्मल होंगे, शायद वहां पर भी उस रफ्तार के साथ पैसा नहीं आ पाया जो रफ्तार सरकार ने लगे थे। फिलहाल मजीद पैसा डेवलप करने के, उठाने के लिए, मार्केट से, ओपन मार्केट से लेने के लिए लेटर ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कल भी जारी कर दिया गया था। लेटेस्ट होप्स की बेहतरी हो, लेकिन फिलहाल खबर ये है कि सरकार ने 2018 में एक बड़ा कदम लिया था, लेकिन वो कदम भी उतना मौसर और फाल अभी तक साबित नहीं हो पा रहा है जिसकी उम्मीदें इंतजामिया के लोगों की तरफ से लगाई गई थी। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि कोरोना की रफ्तार और ओमिक्रॉन किस तरीके से बढ़ रहा है, और माहिर डॉक्टर साहिबान क्या कुछ मशवरा आज के दिन आपके लिए और हमारे लिए रख रहे हैं, आपको बताएंगे लाइव नशरियात में। बने रहिएगा हमारे साथ छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।